हाँ तो स्टूडेंट्स, तुम सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है रिसेपिंग द पॉलिटिकल मैप के राइज ऑफ मुगल टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले? राइज ऑफ मुगल्स। अच्छा, अगर हम लोग इसका हिंदी जानना चाहें तो क्या होगा? मुगलों का उदय के बारे में आज के इस लेक्चर हम लोग क्या करने वाले हैं? वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इससे पहले हम लोग को पढ़ने से पहले क्या जानना ज़रूरी है? फैमिली ट्री ऑफ अ मुग़ल रूलर। फैमिली ट्री ऑफ अ मुग़ल रूलर, जितने भी रूलर्स थे मुग़ल के, उनके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बाबर है। सबसे पहला रूलर कौन था बाबू मुग़ल एम्पायर का? वो है बाबर। बाबर के बाद उनका बेटा आया जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और इसी तरह शाहजहां और औरंगजेब का बेटा, इसी तरह शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। अब देखो, हम सभी को सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? बाबर के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है बाबू? बाबर के बारे में पढ़ना है। तो बाबर के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि बाबर, तुम लोग उनको शॉर्ट में बोलते थे, बाबर शॉर्ट में बोलते, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था बाबू? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? तो फेमस थे एक तुर्किक मंगोल रूलर डिसेंडेड ऑन हिज फादर साइड फ्रॉम तैमूर एंड मदर साइड फ्रॉम चंगेज़ खान। इसका मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये हमारे बाबर जो है और वो तैमूर के फादर साइड से वंशज थे और चंगेज़ खान मदर साइड के वंशज थे। तुमको यहाँ तक पता रहना चाहिए। और अब देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हैविंग लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज एंसेस्ट्रल सीट एट समरकांड इन प्रेजेंट उज्बेकिस्तान, बाबर टर्न हिज अटेंशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या बोल रहा है बाबू? इसका मतलब बोल रहा है जो हमारे बाबर थे वो पहले समरकांड पर राज्य करते थे, जहाँ पर उनका पूर्वजों का गद्दी था, लेकिन वहाँ पर क्या कर दिए थे, इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके चलते अब इनको जो है इनका अटेंशन कहाँ पर पड़ा? इंडिया पर दिखने लगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिख करके रखा है, बाबर के पास सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स थी, मतलब बेहतर सैन्य रणनीति थी, और उसके पास गन पाउडर वेपनरी, मतलब बारूद से चलने वाले हथियार थे, जैसे कि फील्ड आर्टिलरी, जिसका मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है अबू? फील्ड आर्टिलरी का मतलब क्या होता है? तोप। और मैचलॉक फायर आर्म्स का मतलब पुराने बंदूक थे। बाबर के पास क्या थे? बेहतर सैन्य रणनीति और बारूद से चलने वाले हथियार, जिसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने लोधी डेंसिटी, जो दिल्ली सुल्तनत में राज कर रहे थे, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। वहाँ पर क्या कर दिया बाबू? आक्रमण कर दिया। और इन्होंने क्या किया? फर्स्ट बैटल ऑफ बेस्ट, और इन्हें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में लड़ा, जिसमें उन्होंने क्या किया? अपने मिलिट्री टैक्टिक्स और बारूद चलाने वाले हथियारों की मदद से बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी को हरा दिया। कब हराया? 1526 एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, यहाँ नोट करने की बात यह है कि ये पानीपत लिखा हुआ, मतलब कि ये लड़ाई का किस मैदान में हुई थी बाबू? पानीपत में हुई थी। अब इसके बाद का पॉइंट में मैंने क्या लिखा है वो देखो, बाबर विक्ट्री इंडेड द दिल्ली सल्तनत एंड स्टार्टेड द मुगल एम्पायर। बाबर के जीत ने दिल्ली सल्तनत का जो है उसका द एंड कर दिया और मुगल एम्पायर का स्टार्ट कर दिया। चलो अब हम लोग आगे के पेज को देखते हैं। अब देखो, हम लोग बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए बाबरनामा क्या होता है। ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज़ बाबरनामा। तो तुम सभी को पता रहना चाहिए कि बाबरनामा जो है वो क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। किसका है? बाबर का है। बाबरनामा इज़ अ फेमस मेमोर, मतलब कि ऑटोग्राफी है किसका? बाबर का, जिसे उन्होंने खुद लिखा था, ठीक है।
अब देखो वो कौन थे, फाउंडर थे मुगल एम्पायर का। बाबर कौन थे, मुगल एम्पायर का फाउंडर थे। दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा है इट डिस्क्राइब हिज लाइफ पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस एंड हिज इम्प्रेशन अबाउट इंडिया। बाबरनामा में बाबर के बारे में, उसके लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी के बारे में लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस और इम्प्रेशन अबाउट इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका पर्सनैलिटी कैसा था बाबर का। देखो, बाबर हैड रिफाइंड पर्सनैलिटी। ही लव्ड ही लव्ड गार्डन्स, उन्हें गार्डन्स बहुत पसंद था। एलिगेंट आर्किटेक्चर, अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर बहुत पसंद थे। फ्रूट फील्ड ऑर्किड, मतलब ऐसे गार्डन जहाँ पर फल फूल उगे हो। एंड वाज इंटरेस्टेड इन डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड, और वो बहुत सारे पक्षियों को वे बहुत सारे इंटरेस्टेड थे। और देखो, ही वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कॉन्करर, वो बहुत अच्छे विजेता थे, मतलब लड़ाई में अच्छे से करते थे। और क्या लिखा हुआ है, ही प्लंडर्ड सिटीज़, वो सिटीज़ को लूटते थे। और बुल्ड टावर्स ऑफ स्कल फ्रॉम डिफीटेड एनिमी, ये पॉइंट तो यार याद रखना तुम लोग सभी। क्या कि बाबर का एक खूबी था, वो जिस भी राजा से लड़ता था और उसे हरा देता था, उसका खोपड़ियों को ला करके क्या बनाता था, टावर्स ऑफ स्कल, खोपड़ियों का टावर बनाता था। याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सपीरियंसेस एंड हिज इम्प्रेशन अबाउट इंडिया। बाबर ने भारत की अपार समृद्धि, उपजाऊ मिट्टी, सोने चांदी के समृद्ध भंडार, कुशल कारीगरों और यहाँ की ताज़ी शुद्ध हवा से भी प्रशंसा की। बाबर जो था, भारत के बारे में बहुत प्रशंसा की। उन्होंने बोला यहाँ बहुत अच्छा उपजाऊ मिट्टी है, सोना चांदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अच्छे कारीगर हैं, और यहाँ की हवा जो बहुत अच्छी है उसकी प्रशंसा की। एट द एंड क्या कंक्लूजन निकला बाबर के बारे में, तो ये निकला कि दिस एडवांटेज अल्टीमेटली कन्वेंस हिम टू इस्टेब्लिश एंड एक्सपेंडेड हिज डोमिनियन इन इंडिया। इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि बाबर ने, और बाबर को यहाँ पर एक अच्छा सा जगह मिल गया था इंडिया में कि वो अपना टेरिटरी को यहाँ पर स्थापित करें, मतलब एम्पायर को यहाँ पर स्थापित करें। लेकिन रेदर देन, क्या लिखा हुआ है, रेदर देन अटेम्प्ट रिक्लेम्ड इन एंसेस्टर टेरिटरी इन सेंट्रल, और उन्हें को इनसे जो उनका सिटी था, पहले वो कहाँ रहते थे बापू, सेंट्रल एशिया में रहते थे, समरकांड, वहाँ पर उन्हें जाना, जो उनके पूर्वज की गद्दी थी, पूर्वज का क्षेत्र था, वहाँ वो ना जाए छोड़ करके वो इंडिया ही में रहना पसंद कर दिए, क्योंकि यार यहाँ पर उन्हें सारे वो ज़रूरत की सुविधा मिल रही थी। अब देखो, हम लोग अब आ चुके हैं हुमायूं वाले सेक्शन में, ध्यान से देखना। क्या हुआ था कि बाबर अल्टीमेटली डेथ हो गए, बाबर का अचानक से अनटाइमली डेथ हो गया। कब हुआ था, 1530। जिसके बाद उनके एम्पायर, उनके साम्राज्य को उनके बेटे हुमायूं ने संभालना शुरू किया, लेकिन वह साम्राज्य संभाल नहीं पाया। देखो, हमारे बाबर के पास जो था साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसके कारण ये हमारे जो शासक थे हुमायूं, उनके बेटे, इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, जिसके चलते क्या हुआ, इनका साम्राज्य क्या हो गया बाबू, वीक हो गया। जिसके चलते इनका साम्राज्य वीक हो गया, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए शेरशाह सूरी, क्या किए, देखो, exploiting this weakness, the Afghan leader Sher Shah Suri overthrew the Mughals and established the Sur Empire across much of the northern India। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसी चीज़ का वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए हमारे शेर शाह सूरी, जो कि एक अफ़गान के लीडर थे, वो यहाँ पर मुगल्स को हराकर अपना यहाँ सूर एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिए पूरे नॉर्थर्न इंडिया में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूर शाह का शासनकाल छोटा था, लेकिन उसके अच्छे प्रशासनिक सुधारों के लिए आज भी उसे याद किया जाता है।
उनका शासनकाल छोटा था, लेकिन उन्होंने जो जो काम किया उसके लिए उसे आज भी याद किया जाता है। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि शेर शाह सूरी ने क्या क्या काम किया, तब तुम सभी ने बोलना है आंसर में कि इन्होंने ही स्टैंडर्डाइज लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस अ सिल्वर करेंसी कॉल्ड रुपया। इन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया और क्या किया, इंट्रोड्यूस किया सिल्वर करेंसी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रुपया। अब देखो, और इन्होंने क्या किया, और इन्होंने इम्प्रूव किया ही इम्प्रूव्ड ग्रैंड ट्रंक रोड। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ग्रैंड ट्रंक रोड। अच्छा, ये रोड किस काम आता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बाबू, दिस रोड बिकम द मेन रूट ऑफ द ट्रेड एंड गवर्नेंस इन द इंडोजेनेटिक प्लेन। तुमसे पूछेगा इन्होंने क्या किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड को इम्प्रूव किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड क्या काम करता था, ये ट्रेड का एक रास्ता था, मतलब कि व्यापार का एक रास्ता था इंडोजेनेटिक प्लेन का। अब आगे जाओ, देखो यहाँ पर हम लोग हुमायूं शेर शाह सूरी के बारे में पढ़े। अब देखो हुआ क्या, हुमायूं अचानक आया, इवेंचुअली रिकवर, जैसे कि हीरो होता है ना, अपना साम्राज्य खोने के बाद फिर से आता है, इस तरह हुमायूं फिर वापस आया। हुमायूं इवेंचुअली रिकवर्ड द थ्रोन इन 1555 में आया और फिर से अपना राजगद्दी को ले लिया। लेकिन हुआ क्या, ध्यान देखना, इनका किस्मत कितना खराब है कि बट हीज रिस्टोरेशन वाज शॉर्ट लिव्ड, ही डाइड द फॉलोइंग ईयर लीविंग हिज यंग सन अकबर इन हिज सक्सेसर। लेकिन इनका जो शासन था, मतलब कि इनका जीतने का समय था, बहुत कम ही था। वो जीत गए लेकिन राज नहीं कर पाए, वो जीत गए लेकिन राज नहीं कर पाए, और तुरंत ही वो कुछ ही सालों में मर गए। जिसके बाद इनके साम्राज्य को संभाला कौन, लिविंग हिज यंग सन अकबर एंड हिज सक्सेसर, अकबर इनके साम्राज्य को संभाला। अब देखो, अब हम लोग किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ से पता चल गया। अकबर स्टोरी कनेक्ट कर पा रहे हो ना तुम लोग, हाँ या ना, कमेंट में मुझे बता देना। अब देखो, अकबर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अकबर के पढ़ने से पहले तुम ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा हुमायूं जो है इवेंचुअली, मतलब कुछ दिनों में मर गए थे, जिसके कारण हमारे जो अकबर थे यंग सन, अकबर पहले छोटा थे, बच्चे थे, जिसके फ़ायदा उठाते, वहाँ पर कोई रूलर नहीं था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर हेमू आए। हेमू कौन थे, तो हेमू एक रिसोर्सफुल मिलिट्री कमांडर एंड लेटर चीफ मिनिस्टर अंडर द सू रूलर। हेमू कौन थे, एक कुशल सैन्यपति और बाद में सूर शासकों के अधीन मुख्यमंत्री था। जब तुमसे पूछेगा तो ये बोल सकते हो। क्या हुआ, देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं के डेथ के बाद हेमू ने क्या किया था, देखो यहाँ हेमू है, हेमू ने क्या किया बाबू, हेमू ने सीज कर लिया, हथिया लिया दिल्ली को 1556 में, मतलब कि एक साल के बाद जस्ट इन्हें हथिया लिया, और एंड क्राउंड हिमसेल्फ विद अ रीगल का मतलब होता है शाही टाइटल, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य के टाइटल के साथ उन्हें अपने राजगद्दी पर बैठ गए। लेकिन हुआ क्या, तुम ध्यान से देखना, अब होने वाला है हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कैसे होगा वो देखना, मैंने सारा पॉइंट हिंदी में लिख दिया है, सारा पॉइंट अच्छे से हिंदी में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ, मुगलों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। अकबर अभी छोटा था, देखो उस समय मुगल जो था बहुत छोटा था, और यहाँ हेमू ने अटैक करके सीज कर लिया था दिल्ली के लिए। इसलिए क्या लिखा हुआ, इसलिए उसके संरक्षक रेजेंट बैराम खान के नेतृत्व में मुगल सेना के ओर से हेमू की सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। क्या हुआ, युद्ध हुआ किसके किसके बीच में, बैराम खान। अच्छा सुनो, मेरे ध्यान बात ध्यान सुनना, अकबर उस समय छोटे थे, इसलिए वो युद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए उनका संरक्षक के लिए, मतलब रक्षा करने के लिए हमेशा उनके साथ कौन खड़े रहते थे, बैराम खान। और उनके साथ अकबर ने हेमू के साथ
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, जो कि कब था 1556 में। क्या हुआ था, मेरे बात ध्यान सुनना। हेमू की स्थिति बहुत मजबूत थी और वह जीत की ओर बढ़ रहा था। मतलब हेमू जो था वो जीतने ही वाला था। लेकिन देखो कि इसका कितना किस्मत खराब था, हेमू की किस्मत कितना खराब था कि लेकिन तभी एक हादसा हुआ। युद्ध के दौरान एक तीर सीधे हेमू के आँख में जा लगा और वह बेहोश हो गया। अपने सेनापति को गिरता देख हेमू की सेना भगदड़ मच गई। हेमू की सेना पर भगदड़ मच गई। मुगलों ने उसे बंदी बना लिया और बाद में उसे मार दिया। देखा यहाँ पर कितना अच्छा रूलर थे हमारे हेमू। उन्हें कैसे मारा गया, जो मरने वाले नहीं थे उन्हें मारा गया। अचानक से एक तीर जो है उनकी आँख में लगा और वो बेहोश हो गए। जिसके बाद अकबर और उनके शासकों ने इसे क्या कर दिया, कब्जा में ले लिया और इसे बाद में जाकर मार दिया। यहाँ पर अब आखिर में क्या लिखा हुआ है, दिस विक्ट्री रिस्टोर्ड मुगल अथॉरिटी ऑन दिल्ली। यानी कि इस जीत ने फिर से मुगल अथॉरिटी को दिल्ली में आ गए, दिल्ली में स्थापना हो गया। अब देखो आगे क्या है, अकबर के बारे में हम लोग लिखा हुआ है कि अकबर जो है अकबर जो है वो असेंडिंग द थ्रोन एट द एज ऑफ 13 ईयर। अकबर राजगद्दी पर बैठे कब, 13 ईयर्स के एज पर वो सिंहासन पर बैठे, मतलब राजा बन गए थे। आफ्टर हुमायूं, अकबर एम टू एक्सपेंड द मुगल एम्पायर अक्रॉस इंडिया। अकबर ने हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, जिसके कारण उनके बारे में थोड़ा देखें तो क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ रूल। हीज रूल स्टार्टेड एज हरास एंड वार फोकस्ड बट लेटर बिकम प्रैक्टिकल एंड डिप्लोमेटिक। उसका राज शुरू में कठोर और युद्ध प्रधान था, लेकिन बाद में समझदारी और कूटनीति पर आधारित हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्ली फेज और हरास पॉलिसी। अकबर फॉलोड अर्लियर कॉन्करर एंड यूज्ड वार एंड फार्स। देखो जिस तरह पहले अकबर के पूर्वज जो थे किस तरह युद्ध लड़ते थे, मिलिट्री कैंपेन चलाते थे, उस तरह अकबर ने भी यही किया। अकबर ने शुरुआत में पुराने विजेताओं की तरह युद्ध और बल का प्रयोग अपनाया, जिसके चलते देखो ये एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जो मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ। ये तुम्हारे बुक्स है, क्या लिखा हुआ है, सीज ऑफ चित्तौड़। सीज ऑफ चित्तौड़ कब किया गया था, 1567 से 68। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, शायद तुम लोगों ने देखा होगा। क्या लिखा हुआ, राजपूत रजिस्टर्ड फॉर ओवर 5 मंथ। देखो क्या हुआ था, हमारे जो अकबर भाई साहब हैं वो राजपूत से उनका युद्ध लड़ने गए थे और यहाँ पर क्या किए थे, राजपूत के साथ उन्होंने 5 मंथ तक लड़ा। और यहाँ पर राजपूतों ने बहुत ही जज्बे के साथ 5 महीने तक लगातार अकबर से युद्ध लड़ा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इनका किला टूटा, आफ्टर द फॉल ऑफ फोर्ट्रेस थाउजेंड्स वेयर किल्ड। बहुत सारे लोग, हजारों लोग के मारे गए। जो वहाँ की वुमेन्स थी परफॉर्म जवाहर टू अवॉइड द कैप्चर। यानी कि यहाँ के जो राजपूत के वुमेन थे, औरत थे, वो उन्होंने क्या परफॉर्म किया, जवाहर। अच्छा तुम लोगों से पूछेंगे जवाहर क्या होता है बाबू, आत्मदाह, मतलब खुद से आग में कूद जाना, आग लगा कर मर जाना या तो, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अराउंड 30,000 सिविलियन वेयर एक्सक्यूजेटेड, अदर्स कैप्चर्ड। दिस सो हिज अर्ली रूल वाज ब्रूटल एंड इंटोलेंट। इसका मतलब ये लिखा हुआ बाबू कि 30,000 लोगों को अकबर ने मारने का आदेश दिया और जो बचे उन्हें क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिए। इससे ये पता चलता है कि जो हमारे अकबर है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल और इटोलरेंट राजा थे, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अकबर टर्न टू डिप्लोमेसी टॉलरेंस। क्या हुआ, अब बाद में हुआ ये कि लेटर फेज बैलेंस। अब बाद में अकबर को समझ में आया कि ही एडप्टेड डिप्लोमेसी, अकबर ने कूटनीति अपनाई।
मैरिज किया, राजपूतों से विवाह संबंध बनाए, और क्या किया, गेव राजपूत नेताओं को उच्च पद दिए, गेव हाई पोजीशन टू द राजपूत लीडर, एबोलिश्ड जिजिया टैक्स और नॉन मुस्लिम, हम लोग पता है जिजिया टैक्स किस पे लगता है, नॉन मुस्लिम पे लगता है, उसे अकबर ने क्या कर दिया, वो हटा दिया, अकबर ने जिजिया टैक्स को हटा दिया था। और फॉलोड सुल आई कुल मतलब पीस विथ ऑल, उसने सुल आकुल सबके साथ शांति की नीति अपनाई। और क्या किया बाबू उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई, और इनकरेज इंटरफेथ डिस्कशन, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच संबंध बनाया मतलब बातचीत किया। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टर्निंग पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर इनका साम्राज्य बना था, इनको क्या लड़ाई नहीं करना चाहता था। एज द एम्पायर ग्रो अकबर रियलाइज वार एलिमेंट कैन नॉट बीइंग स्टेबिलिटी, जैसे साम्राज्य बढ़ा अकबर को समझ में आया कि सिर्फ युद्ध ही स्थिरता नहीं हलती है, हमें ये सब जो काम वो करना पड़ेगा, हमें कूटनीतियाँ अपनानी पड़ेगी। इससे क्या हुआ, दिस हेल्प हिम गेन सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ऑफ एम्पायर अकबर। इस पॉइंट में लिखा हुआ है, डिस्पेंट बीइंग अनेबल टू रीड और राइट, अकबर जो है वो पढ़ नहीं सकते थे ना ही लिख सकते थे, फिर भी अकबर शोड अ रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, अकबर में ज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। अब देखो हुआ क्या, फतेहपुर सीकरी को इन्होंने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन बनाया, फतेहपुर सीकरी के में उसने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन स्थापित किया। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, कमेंसिंग पर्शियन वर्जन ऑफ मेजर संस्कृत, उसने संस्कृत ग्रंथों और फारसी में अनुवाद उसने संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया, जैसे कि क्या कराया, महाभारत को कराया, रामायण को, भागवत को और पंचतंत्र को करवाया इन्होंने, किसमें, फारसी में अनुवाद कराया। हिज कोर्ट बिकम वाइब्रेंट हब, उसका दरबार संस्कृति का आदान प्रदान का केंद्र बन गया। पर्शियन इंडियन जेसुट प्रीस्ट, फारसी भारतीय यूरोपीय विद्वान और जेसुट पादरी धर्म और दर्शन पर चर्चा करते थे इनके कोर्ट पर। अच्छा, एट द एंड हुआ क्या, ओवरऑल टाइमलाइन यहाँ लिखा हुआ है, इनका शासन कब तक चला, 1556 से 1605, लगभग 50 सालों तक ये क्या करते रहे बाबू, शासन करते रहे, कौन, अकबर। मिडिल ईयर्स देखो, बीच में के साल जो है इनका बहुत शांति से गुजरा, पीसफुल एंड स्टेबल, लेकिन लास्ट के जो कुछ साल थे, लास्ट के 15 साल मिलिट्री सैन्य कैंपेन में इनका बीत गया, जिसमें उन्होंने कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगान के साथ लड़ाई वगैरह किया। अब देखो, अब हम लोग जो आ हुए हैं वो आ चुके हैं हम लोग जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा, और शाहजहां कौन था, जहांगीर का बेटा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द मुगल कल्चर जिनित, मुगल संस्कृति का उत्कर्ष, अकबर सक्सेसर बिल्ड अपॉन दिस कल्चर लेगेसी, अकबर के जो उत्तराधिकारी थे मतलब आगे आने वाले वंशज ने उसकी बनाई हुई संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाया, जो भी विरासत इन्होंने किया था उसको क्या किया बाबू, आगे बढ़ाया। उसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले किसके, जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जहांगीर कौन थे, सन थे, हिज सन, अकबर के सन थे, कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ पेट्रोनाइजिंग आर्ट, आर्किटेक्चर एंड नेचुरल हिस्ट्री, क्या किया, उसके बेटे जहांगीर ने कला, वास्तुकला और प्राकृतिक इतिहास को संरक्षण देने का परंपरा जारी रखा। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, वाइल आल्सो अटेम्प्टिंग टू पुश मुगल फ्रंटियर इनटू द डेक्कन, वो साथ में क्या कर रहे थे, साथ ही उसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को दक्कन, दक्षिणी भारत तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अब उसमें आ जाओ, उसके बाद हम लोग जहांगीर के बाद सीधा डायरेक्ट हम लोग को शाहजहाँ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जहांगीर के बेटा कौन था, शाहजहाँ।
अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, हीज ग्रैंड सन जहांगीर का मतलब कि अकबर का ग्रैंड सन शाहजहाँ फेस्ट पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब उसका पोता शाहजहाँ राजनीतिक अशांति समस्याओं का सामना करता रहा, लेकिन बट ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर यूजरिंग इन द गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, लेकिन वह मुग़ल वास्तुकला में स्वर्ण युग की शुरुआत के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। अब क्या लिखा हुआ है, बाय कमेंसिंग मोनूमेंट वर्क सच एज ताजमहल एट आगरा, उसने आगरा में ताजमहल जैसे भव्य स्मारकों का निर्माण करवाया। और क्या करवाया, रेड फोर्ट दिल्ली में बनवाया और दिल्ली व आगरा के लाल किलों का निर्माण करवाया। और इसने क्या कराया, साथ ही दिल्ली में हुमायूं के जो मकबरा है उसे फिर से निर्माण करवाया। इसमें उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या करवाया पता चल गया ना। शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया आगरा में, रेड फोर्ट को बनाया दिल्ली में। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इरा सो नॉट ओनली एन अनप्रेसिडेंटेड फ्लावरिंग ऑफ आर्किटेक्चर, इस समय में केवल वास्तुकला ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व बहुत अधिक विकास हुआ। बट आल्सो रिफाइनमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, कैलीग्राफी एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बल्कि मिनिएचर पेंटिंग, सुलेख, कैलीग्राफी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी विकास हुआ था इस समय में। कब, जब अकबर लोग राज्य कर रहे थे। मेकिंग द मुगल कोर्ट आ रिनोन्ड सेंटर ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स, जिससे मुगल दरबार कला और सौंदर्य का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। अच्छा बाबू, तुम्हें मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो था वो समझ में आ जाना चाहिए था। मैंने आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर कर दिया, अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा तुम सभी जो है इसे फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। और देखो हम लोगों ने आज बाबर के बारे में पढ़ लिया, हुमायूं के बारे में पढ़ लिया, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। और कल के जो लेक्चर में है हम लोग इसके आने वाले लेक्चर में औरंगजेब के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी बात आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।